प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लाइव क्लास में हम लोग हिंदी विषय के गद्य भाग, जिसके अंतर्गत कुल 12 पाठ है और इन सभी पाठों के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। और ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक यानी कि पूर्व के परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। और आज के इस लाइव क्लास में अगर आप पूरा जुड़ जाते हैं, पूरा अंत तक अगर बने रहते हैं, तो हिंदी में जो आपको समस्या आ रही है वो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा आपके माथे पर है, परीक्षा बहुत ही नजदीक है, अब बहुत ही कम समय बचा है परीक्षा में। इसलिए आप सभी लोग जुड़िए और लिंक को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें, इसके लिए लिंक शेयर कीजिए। अंकित कुमार लिख रहा है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से सभी लोग जुड़ें और आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? दिव्यांशु लिख रहा है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बहुत प्रश्न हम लोगों को आज सीखना है, देखना है। कुल 12 पाठ के विषय में जानकारी हासिल करना है, इसलिए सब लोग जुड़े रहिए, है ना। चलिए सब लोग जुड़े रहिए। आज का जो आपका हिंदी पाठ का जो पहला चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके कि लेखक हैं बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। और इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में, इनका एक एनिहिलेशन एक भाषण था जो कि एक अवसर पर देना था, वो इन्होंने नहीं दे पाया था, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। और वो जो है बाद में ललई सिंह यादव के द्वारा उस भाषण का हिंदी रूपांतरण किया गया और आपके पाठ्य पुस्तक में श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम का पाठ है। इस पाठ में जाति के आधार पर काम का बंटवारा होता है, श्रम का बंटवारा होता है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है, है ना। तो चलिए इस चैप्टर से जुड़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न आज हम लोग देखेंगे वो पूर्व के परीक्षाओं में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार तक पूछा गया है। यानी उसी सब इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने आपके समक्ष लाया हूं। इसलिए सभी लोग पूरा लाइव का क्लास जो आज कुछ लंबा होने वाला है, लंबे समय तक चलेगा, इसमें सब लोग जुड़े रहिएगा, है ना। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आप लोग भी जो जानते होंगे
वो कमेंट करके हमें बताने का भी प्रयास करेंगे, है ना। आप लोग भी कमेंट करते जाइए, है ना। और सभी लोग जुड़िए, अधिक से अधिक लोग जुड़िए और फायदा उठाइए। दिव्यांशु राज लिख रहा है कि सर हम झाझा से हैं। क्या आप झाझा से हैं? बिल्कुल, मैं भी झाझा से हूं बाबू, और आप लोग जुड़े रहिए, है ना। चलिए ठीक है, आइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश महू में हुआ था, है ना। कहां हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? अपने देश में, अपने राज्य बिहार में जाति प्रथा का बहुत बोलबाला है, जो एक तरह से वो सामाजिक कुरीति है, सामाजिक बुराई है, जिससे हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ जाते हैं और देश और राज्य का सही रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उसका कारण है बेरोजगारी। क्या है उसका कारण? बेरोजगारी। अब आगे का जो प्रश्न है उस पर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा कोई जरूरी नहीं है कि ग्वाला का बेटा गोपालन ही करे, बढ़ई का बेटा बढ़ई गिरी ही करे, वो क्यों ना इंजीनियर बन जाए। तो जाति विशेष का काम जो थोप दिया जाता है उनके रुचि के विरुद्ध जाकर के, है ना, इसलिए जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा गया है। तो उसका कारण है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। इनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है हम लोग। ये युग निर्माण, युग पुरुष कहलाए और मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को, BR अंबेडकर को कहा गया है। आगे है आप लोग भी बताते चलेंगे, है ना, ताकि और कमेंट करके हमें सूचित करते जाइए। हम बीच बीच में आपका कमेंट भी देखते चलेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 को। आप लोग भी जवाब दें, हम आपके कमेंट को बार बार देखते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, कमेंट करते जाइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? है ना। तो हम लोग अभी भी देखे थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हिंदी में कुल 12 चैप्टर जो गद्य भाग का है, कहानी भाग का है, सारे चैप्टर को मैंने कंक्लूड किया है और उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्व के परीक्षाओं में पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। इसलिए सभी लोग जुड़िए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और जो लोग प्रश्न को जान रहे हैं, हम कमेंट भी बीच बीच में देखते रहते हैं और देखेंगे, इसलिए कमेंट भी करते जाएंगे साथ साथ। आइए, आदर्श समाज स्वतंत्रता
समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह वाक्य किसने कहा, है ना? तो ये भीमराव अंबेडकर महोदय ने कहा। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। आपकी परीक्षा आपके सर पर है और ऐसे में मेरा प्रयास है कि हर दिन अगर कोई बाधा उत्पन्न ना हो तो मैं हर दिन इसी टाइम 7 बजे से आपके बीच लाइव मुखातिब होऊंगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग 7 बजे शाम से जुड़ना बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादी व्यवस्था जो है, जिसमें क्या होता है कि सब कुछ सरकार का होता है, सब कुछ सरकारी होता है। कहने का मतलब सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के ही उद्यम लगे होते हैं और सबों पर सबका अधिकार होता है। तो ऐसी व्यवस्था में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो वो है जाति प्रथा। कौन सा प्रथा है? तो वो जाति प्रथा है, जो बहुत ही खतरनाक है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर तरह से ये क्या है? खतरनाक है। आगे आइए। कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। क्या है? तो जाति प्रथा सबसे क्या है? महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है, प्रत्यक्ष कारण है। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा चैप्टर है विष के दांत। विष के दांत पाठ के विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं कि विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा की द्वारा रचित पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में है। इसका जो मुख्य कहिए पात्र हैं इस कहानी के, वो डॉक्टर सेन हैं और उनकी पत्नी। डॉक्टर सेन काफी पैसे वाले होते हैं, अमीर आदमी हैं, आर्थिक रूप से संपन्न आदमी हैं और इस कहानी के माध्यम से दो चीज पर फोकस किया गया है। एक कि लड़का और लड़की में, बेटा और बेटी में किस प्रकार से लिंग भेद किया जाता है परिवार में, कि बच्चियों के लिए एक विशेष कानून और विशेष व्यवस्था होती है, अलग व्यवस्था होती है कहिए, और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, बेटा के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है, जो कि एक सामाजिक बुराई है। सब कुछ समान है और वो बुराई का चित्रण नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी ओर गरीब और अमीर में क्या फर्क होता है, धनी और निर्धन में क्या फर्क होता है, मालिक और नौकर में क्या फर्क होता है और किस प्रकार से भेद किया जाता है, किस प्रकार से बुरा व्यवहार किया जाता है, उस पर खूब बढ़िया तरीके से चित्रण किया गया है। डॉक्टर सेन नाउम्मीद
बुढ़ापे का तारा, जब उनको सारा उम्मीद खत्म हो गया था कि अब हमें बेटा नहीं होगा 5 बेटी के बाद, तब बुढ़ापे में एक बेटा होता है जिसका नाम खोखा रहता है और वो बहुत ही चंचल, बहुत ही नटखट प्रवृत्ति का होता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सेन के अहाते में ही, बाउंड्री में ही, घर में ही उसके यहाँ काम करने वाला एक मामूली सा किरानी गिरधर लाल और उसका बेटा मदन का चरित्र चित्रण किया गया है। मदन बिल्कुल ईमानदारी से रहता है, जो बच्चा का गुण है वो वही करता है, लेकिन उसके जस्ट उलट खोखा पूरा नटखट रहता है और नटखटपना का व्यवहार करके दिखाता है। फिर भी डॉक्टर सेन खोखा को सर पर बिठाए रहते हैं। वहीं दूसरी ओर चूंकि वो गरीब का बेटा मदन रहता है गिरधर लाल का, और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। और अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है, इसका चित्रण बिस के दांत पाठ के अंतर्गत किया गया है। पहला जो प्रश्न है कि बिस के दांत जो पाठ है इसकी विधा क्या है, आप लोग आंसर करिए कि इसका 1 नंबर का क्या होगा, है ना। हम आप लोगों के कमेंट को देख रहे हैं। सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोग जुड़े रहिए, कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को बराबर देखते रहेंगे। आइए, बिस के दांत की जो पाठ की विधा है, यानी किस प्रकार का है, ये निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है, तो बिस के दांत पाठ जो है वो कहानी है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। मदन एक गरीब मामूली सा किरानी गिरधर का बेटा रहता है और बेचारे के लिए मार खाना बहुत मामूली सी बात है। पाठ में बहुत बार वो पिटाता है, बहुत बार मार खाता है, उनकी गलती नहीं भी रहती है तब भी उसे डांट खानी पड़ती है और मार खानी पड़ती है। आइए आगे देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जितना भी पाठ है और उनके जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं या कवि हैं, कवित्री हैं, उनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इससे जुड़ी कम से कम 10 प्रश्न जरूर रहेगा, 5 गद्य भाग में और 5 पद्य भाग में, कविता में। और हम लोग आगे के क्लास में पद्य भाग यानी कविता का भी जो प्रमुख प्रश्न होगा उसके विषय में भी जानकारी ग्रहण करेंगे। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिस के दांत। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। यह कथन खोखा के पिता सेन साहब के द्वारा कहा जाता है और पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कुछ नहीं उसके लिए की जाती है, उसके लिए मिस्त्री का व्यवस्था किया जाता है और उसी के साथ वो ठोक पीट किया करता है। और ये कहना किनका है, सेन साहब का कहना है। आगे बढ़ते हैं। बिस के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो अभी हम लोग लिखे थे ऊपर में ही कि बिस के दांत के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। आइए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी। ये पांचों डॉक्टर सेन की बेटी रहती है और इन पांचों के बाद बुढ़ापे में खोखा का जन्म होता है, लड़का का जन्म होता है। इसलिए ये पांचों खोखा की बहन रहती है। इन पांचों के लिए अलग सा नियम था, जबकि खोखा के लिए विशेष नियम और विशेष सुविधाएं थी।
और इसी के माध्यम से नलिन बिलोचन शर्मा जी जेंडर विभेद, लिंग भेद की बात प्रस्तुत पाठ में चित्रण करने का काम किए हैं। आगे है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, है ना। सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? स्ट्रमल इंड कार का नाम रहता है और वो बिल्कुल 7,500 में वो खरीद के लाते हैं। कहानी में जो कार का दाम होता है स्ट्रमल इंड बिल्कुल काली रंग की होती है, वह 7,500 में खरीद के लाया जाता है। आगे है नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा। जब मिस्टर सेन और मिसेज सेन दंपत्ति को अब लगा था कि हम बूढ़ा हो चले हैं, अब हमें बाल बच्चा नहीं होगा और बेटा के बिना ही हमारा जिंदगी गुजर जाएगा, तो वैसे समय में खोखा का जन्म होता है। इसलिए सेन साहब की आंखों का तारा कौन रहता है? खोखा रहता है। आगे आइए कि मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता है तो किससे होगा, और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। मदन बेचारा सिर्फ छूने की कोशिश करता है, जिसके बदले में गाड़ी का ड्राइवर मार बैठता है। उसके घुटने से खून निकल जाता है, दांत से खून आ जाता है, दांत टूट जाता है और खोखा पीछे का जो लाइट होता है उसको चकनाचूर कर देता है, तब भी कोई बात न है। वो चकनाचूर करता है तो सेन साहब को लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने का गुण है और इसलिए इस तरह का काम वो करता है। तो मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ खोखा से। चलिए आगे है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग भी जरा कमेंट करते जाइएगा, है ना। कमेंट करते जाइए, आंसर बताते जाइए, है ना। चलिए लिख रहे हैं आप लोग 11 का बी 18 फरवरी 1916। चलिए बढ़िया है, आप लोग भी प्रयास करते जाइए और अच्छा जवाब दिए हैं, सही बिल्कुल जवाब दिए हैं। 18 फरवरी 1916। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा अहाते के बाहर चला गया था और मदन गरीब बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था और उसी में लट्टू खोखा कहता है कि तेरे बाप की है लट्टू, दे हम भी नचाएगा लट्टू। इसी में मदन जो है मदन नहीं देने की बात करता है तो खोखा हाथ चला देता है। इसी में मदन उस पर टूट पड़ता है। जिस तरह से गली का कुत्ता और महल के पिल्ले के बीच जब लड़ाई होती है और उसी में खोखा के दांत मदन के द्वारा तोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, उसी पर बात हो रही है कि जब द्वंद्व युद्ध हो गया, मदन एक गरीब का बच्चा और खोखा महल वाले के बच्चा, और महल वाले की गलती रहती है और तब बेचारा मदन जो है उसको उसका दांत तोड़ देता है। तो एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कौन सी परिस्थिति में? जब उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं
यानी गरीब के खिलाफ गरीब ही हो जाता है और अमीर का मदद कर देता है, झूठ का मदद करता है और सच का साथ नहीं देता है, तो उस परिस्थिति में ऐसी बातें होती है। मदन और खोखा, गिरधर लाल डॉक्टर सेन का फैक्ट्री का कंपनी का एक छोटा सा किरानी रहता है और उसी का बेटा मदन है, यानी वो गरीब का बेटा है और वहां पर मदन की कोई गलती नहीं रहती है। फिर भी खोखा गलती करते हुए भी जीत जाता है और ये चित्रण विष के दांत में किया गया है। आगे है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटी के अनुसार नहीं, बेटा के अनुसार, यानी खोखा के अनुसार जो है सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल रखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पाठ है जो कि भारत से हम क्या सीखें, है ना। भारत से हम क्या सीखें, ये मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है और ये भाषण का अंश है। जब देश गुलाम था, अंग्रेजी अधिकारी का चयन हुआ था भारत आने के लिए, तो जैसे ही वो भारत के तट पर पहुंचा तो वहां पर भारत के विषय में, भारत की विशेषता के विषय में, भारत के का जो गुणगान किया, भारत का जो चित्रण किया, भारत की जो वास्तविक स्थिति से अवगत कराया नव आगंतुक अधिकारियों को, उसी का अवशेष है ये चैप्टर जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है कि भारत से हम क्या सीखें। पहला है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। आगे है कि मैक्स मुलर, आप लोग भी कमेंट करते रहिए, है ना। हाँ बिल्कुल कमेंट करते रहिए। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आप लोग भी कमेंट करते रहिए, हम सबका कमेंट को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? चलिए आप लोग बताइए, हम सबका कमेंट को देख रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है, सब लोग जवाब देते जाइए। तो सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। अगला है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? बताइए। तो जवाब आप लोग सही दे रहे हैं, बिल्कुल सब लोग कमेंट करते रहिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करिए, हम ऊर्जान्वित होते हैं। लाइक कीजिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए कमेंट कर रहे हैं सब लोग। आइए कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था और भारत की विशेषता के विषय में बतलाया जा रहा है, उसको जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में मिला था। और चूंकि ये बहुत अजीब तरह से बनाया गया था, विशेष तरह से बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को बहुत कष्ट हुआ कि जब उसको गला दिया गया
और गला करके पिघला करके दूसरा कोई वस्तु उससे बना लिया गया। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद या पद्यानुवाद किया था? 2021 में पूछा गया है। देखिए, जितना भी प्रश्न है आपके बीच जो लाया जा रहा है वो सब का सब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये सब प्रश्न कई एक बार रिपीट भी किया गया है ना। आइए, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? किसका किया था बताइए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल करते जाइए, ठीक है, बहुत अच्छा। मेघदूतम कालिदास का लिखा हुआ ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो और कांट कौन थे? प्लेटो और कांट कौन थे? तो प्लेटो और कांट दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है? ये भाषण का अंश है, भाषण है, और भाषण में ही नव आगंतुक अंग्रेजी अधिकारी जो भारत पहुंचे थे, भारत के तट पर, और उनको वहीं पर जो भाषण दिया गया उनके स्वागत में, उसी का ये अंश है, भारत से हम क्या सीखें, और उसी में भारत की विशेषताओं के विषय में बतलाया गया है। आगे है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं? अगला जो प्रश्न है, कमेंट करते रहिए। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? सच्चा भारत कहां है? तो सच्चा भारत गांव में है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, यानी ग्रामीण भारत में है। कहां है? तो ग्रामीण भारत में है। आराम से देख लीजिए। किन्हीं को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपका कमेंट को बीच बीच में देखते रहते हैं। आगे है, कि मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया? मैक्स मूलर ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। किसको कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। आप लोग जवाब दे रहे हैं? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ें। आगे है, चौथा जो पाठ है, चौथा जो चैप्टर है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा उनकी बेटी ने प्रश्न किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इस पाठ में नाखून को पार्श्विक वृत्ति का उदाहरण इन्होंने पेश किया है कि यह निर्लज की भांति बार बार पार्श्विक वृत्ति को मानव काट देता है, फिर भी ये बढ़ जाता है। मानव के अंदर जो दुर्गुण है, मानव ही मानव का दुश्मन बन जाता है। मानव के अंदर जो पार्श्विक पशुओं की वृत्ति है
उस वृत्ति को द्विवेदी जी नाखून के द्वारा दिखलाने का काम किया, बतलाने का काम किया, चित्रण करने का काम किया है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है ना? बताइएगा। सब लोग कह रहे हैं एक का सी, बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू। रिवीजन हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने वालों को। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? किसने लिखा? अनाम दास का पोथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बराबर पूछता है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास है, किस लेखक की कृति है, किसने लिखा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, कृति है, और इन्होंने ही लिखा था अनाम दास का पोथा। चलिए, सब लोग जवाब देते जाइए, हम कमेंट आपका देखते हैं। आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है कि इसको हम लोग बार बार काट देते हैं और ये हर तीसरे दिन हाजिर हो जाता है, तो ये नाखून को कहा गया है। आगे है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, सब समय अच्छा ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में कहा गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, आवश्यक ही नहीं होता, सच ही प्रतीत नहीं होता है। आगे है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से लेखक की बेटी ने, जो बहुत ही छोटी थी, और उन्होंने पूछ दी कि पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी घनचक्कर में पड़ गए, उनका चक्कर खा गया दिमाग। किसने पूछा था? लड़की ने। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। सारा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? सब लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, कमेंट करते जाइए। 7 का डी, बहुत अच्छा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? प्रेम को माना। किसे माना? प्रेम को माना। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? पाशविक वृत्ति के, पशुता की निशानी है कि बार बार हम लोग काट देते हैं, फिर भी मनुष्य में पशुता आ ही जाता है। आगे है चलिए, कमेंट कर रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है?
आइए अगला देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है, कहानी का कौन सा टाइप है, कविता है, कहानी है, भाषण है, ललित निबंध है। तो ये ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा पाठ की चर्चा कर रहे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो आपके पाठ में, आपके पुस्तक में जो पाठ है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ललित निबंध है। अगला है नागरी लिपि। बड़ी अच्छी कहानी है जो गुनाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया है। हम लोग जो ये जो लिखा हुआ हिंदी है ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और लिपि का कहानी, लिपि का इतिहास, किस प्रकार से लिपि विकसित होता है, कितने वर्षों में हुआ, पूरी कहानी गुनाकर जी इस पाठ के जरिए बताने का काम किए हैं। तो आइए हम लोग, पहला जो प्रश्न है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, 2021 में ये पूछा भी गया है ना। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, ये भी 2021 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है ना। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। थोड़ा सा क्रम उल्टा पुल्टा हो गया है ना, देवनागरी आप लोग याद रखेंगे। आगे है सूरी नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूरी नामक पुस्तक मैक्स मूलर की रचना है। सॉरी, ये गलत है, गुनाकर मूले की रचना है। किसकी रचना है? फिर से हम ये कर देते हैं, सूरी नामक पुस्तक गुनाकर मूले की रचना है ना। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम है भारतीय लिपियों की कहानी, और इस पुस्तक के रचयिता गुनाकर मूले जी हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करते जाइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइए। आइए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये निबंध है। चलिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आप लोग कमेंट करते जाइए। देवनागरी लिपि है ना। क्या है? देवनागरी लिपि है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि निबंध के लेखक गुनाकर
मूले जी हैं। कौन है? गुणाकर मूले हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं उत्तर भारत की है, पश्चिम भारत की भाषा है, पूर्वी भारत की है? नहीं, दक्षिण भारत की भाषा है, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। चलिए, कमेंट आप लोग कर रहे हैं। कमेंट करते जाइए। दसवीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ये 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम जो पूरक परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें ये पूछा गया है। तो ये शाहनामा होगा आंसर, अकबरनामा नहीं, शाहनामा नहीं, रामचरितमानस भी नहीं, पद्मावत भी नहीं। आंसर होगा शाहनामा। अब है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द कौन सी लिपि में अंकित है? तो वो है देवनागरी लिपि में अंकित है। क्या है? देवनागरी लिपि में अंकित है वीर केरलस्य जैसे शब्द, है ना। आगे है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? बताइए। क्या कहा है? नंदी नागरी। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिंक को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें ताकि सबों का रिवीजन हो, सब लोग अच्छे अंक लाएं। अब है, यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो आप हमें बोलिए, कमेंट करके बताइए। फिर हम लोग अगला जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला जो चैप्टर है बहादुर, और इसके जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत। अमरकांत जी के द्वारा बहादुर पाठ जो है वो लिखा गया है, और इस पाठ का जो मुख्य किरदार निभाने वाला है वो बहादुर ही है। इस पाठ में लेखक की पत्नी निर्मला रहती है और लेखक के साले साहब एक नौकर लाते हैं अपनी बहन के सेवा के लिए, घर का काम करने के लिए। बहादुर नेपाल का रहने वाला होता है जिसका पिता युद्ध में मारा जाता है। उसकी विधवा मां पशुपालन करके, भैंस का पालन करके
किसी तरह से अपना परिवार का गुजर बसर करती थी और भैंस से वो अथाह प्यार भी करती थी। एक दिन का वाकया है कि उसकी मां ने बहादुर को, जिसका कि पूरा नाम दिल बहादुर रहता है, उसको भैंस चराने के लिए कहती है, लेकिन वह खेलने में ज्यादा रुचि रखता है, जिसके कारण वह भैंस को दो चार डंटा बेरहमी से रख देता है, पीट देता है और भैंस भागी भागी उसकी मां के पास चली आती है, जिसको देख करके दिल बहादुर की मां दिल बहादुर को पूरा पीटती है और वह मार खा करके घर से कुछ पैसा चुरा करके और शहर की ओर भाग जाता है। उसी क्रम में लेखक के साले साहब को ये दिल बहादुर मिल जाता है और वह अपनी बहन के लिए बहन के घर लेकर चले आते हैं। दिल बहादुर जब आता है घर में तो बहुत सब कुछ बदल जाता है और दिल बहादुर को बहुत प्यार प्रेम सब कुछ दिया जाता है। बाद में दिल शब्द गायब हो जाता है, यानी प्यार गायब हो जाता है, सिर्फ बहादुर रह जाता है। बात बात में उसे मार खानी पड़ती है, डांट सुननी पड़ती है, लेकिन बहादुर को सिर्फ प्यार था, बात से प्रेम था, बात से उसको प्रेम चाहिए था, उसको बात बढ़िया बात चाहिए था, भात नहीं चाहिए था। और वह क्या होता है, लेखक की पत्नी भी मारने लगती है, बेटा भी मारने लगता है, हर काम बहादुर से ही करवाया जाता है और एक दिन चोरी का इल्जाम उस पर मढ़ दिया जाता है, जिससे बहादुर का दिल बहुत दुख जाता है और वह अंततः बिना पैसा लिए, बिना अपना पगार लिए, बिना मजदूरी लिए घर से वहां से वह फिर भाग निकलता है। यही तो कहानी है। आइए हम लोग जरा सा इस पर चर्चा करते हुए इसका जो मुख्य प्रश्न है उस पर बात करते हैं कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो निर्मला लेखक की पत्नी रहती है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो ये बलिया यूपी से प्राप्त किए थे। आगे है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर रहता है। क्या रहता है? दिल बहादुर रहता है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, तो अमरकांत जी का ये कृति है, अमरकांत जी के द्वारा ये लिखा गया था। किसी को अगर परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा और जो लोग आंसर जान रहे हैं उसका भी कमेंट करते रहिए, हम बीच बीच में कमेंट आपका देख लेते हैं। आगे है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। अभी हमने चर्चा किया था कि लेखक का साला लेखक की पत्नी के लिए बहादुर को लेकर के आया था घर में काम करने के लिए एज ए नौकर। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन रहता है, तो किशोर लेखक का पुत्र रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहां से भाग करके आया था, तो वह नेपाल से भाग करके आया था। वह नेपाल का रहने वाला था। ठिगना चकैठ, गोरा, है ना, नाटे कद का। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, क्योंकि मां ने उसको पीटी थी, वह भैंस को पीटा था इसलिए, और मां की मार खाने के कारण वह क्या किया था, घर से भाग निकला। आगे है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत
लिखित कहानी का क्या नाम है? तो वो है बहादुर। क्या है? बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। अगला है पाठ 7वां, परंपरा का मूल्यांकन, जो रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। आप लोग कमेंट करते रहिए, है ना। यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, है ना। कब हुआ था? सब लोग कमेंट करते रहिए। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो वो निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे है, फिर से देखिए वही प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? आप लोग भी कमेंट करते जाइए, है ना। हाँ, कमेंट करते रहिए। तो रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? सब देखिए एक ही जैसा नाम है। तो रियल में जो नाम है वो है ऊंचा गांव सैनी। आगे बढ़ते हैं कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो ये है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, परंपरा का मूल्यांकन, और इसी का है। आगे है जार शाही कहाँ थी? तो जार शाही रूस में था। कहाँ थी? रूस में थी। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल करते जाइए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। जो जान रहे हैं कमेंट करते जाइए। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि अज्ञेय। कौन थे? अज्ञेय। आगे है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा हैं। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो कहानी है परंपरा का मूल्यांकन, ये साहित्य से जुड़ी है, साहित्यकार से जुड़ी है, रचनाकार से जुड़ी हुई है, कि किस प्रकार से वो लिखते हैं उससे जुड़ी है। तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उसके लिए। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है?
प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो वो है मार्क्स के विचारों से। किससे है? मार्क्स के विचारों से। आगे है कि जारशाही में थी, कौन था? तो सोवियत रूस था। जारशाही में था कौन? सोवियत रूस था। सारा प्रश्न जो है वो पिछले कुछ वर्षों के परीक्षाओं में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाती है, बिहार माध्यमिक परीक्षा, उसमें ये प्रश्न सब पूछा गया है। ये मैं बार बार आप लोग को दोहरा देना चाहता हूं कि बिल्कुल जुड़े रहिए। आपका रिवीजन हो रहा है और यही सब प्रश्न रहेगा आपके परीक्षा में भी। आगे है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका होती है। कौन सी भूमिका होती है? निर्णायक भूमिका होती है। क्या होती है? तो निर्णायक भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? निराला की साहित्य साधना। आगे है कि जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? अब आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग भी जवाब देते जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। अविच्छिन्न, जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा होता है? तो अविच्छिन्न होता है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? बोलिए। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति या रचना है? रामविलास शर्मा जी का। ये हमेशा याद रखेंगे। जित जित मैं निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज का ये साक्षात्कार लिया गया था, जो एक नर्तक थे, है ना। तो पहला है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? एक नर्तक के रूप में, है ना। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? जो नाचने की कला बाबूजी से उनको मिली थी। आगे बढ़ते हैं। जित जित मैं निरखत हूं, पाठ के लेखक कौन हैं? तो पंडित बिरजू महाराज, है ना। आगे है पंडित बिरजू महाराज महाराज, गलत टाइप हो गया बाबू। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? अब आप लोग भी जवाब दीजिए, है ना। कहां के थे वो? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग।
4 नंबर का आंसर। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के थे, लखनऊ के रहने वाले थे। आगे है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? जब पंडित बिरजू महाराज 27 साल के उम्र के थे। 27 साल के उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। जित जित मैं निरखत हूं पाठ साहित्य की विधा कौन सी है? बताइए आप लोग। कमेंट करते जाइए। तो ये हम पहले ही कह चुके हैं, ये इंटरव्यू था, साक्षात्कार था। आगे है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बताइए, कमेंट करते जाइए। ये कथक के नर्तक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? उनके चाचा का नाम था शंभू महाराज। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? 2 प्रोग्राम करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आविन्यो, आविन्यो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है ना। और ये अशोक वाजपेयी जब विदेश जाते हैं तो रचनाकार का, लेखक का क्या काम है कि वहां भी गए तो अपने प्रवास के दौरान उन्होंने कुछ कविताएं, कुछ कहानियां लिख डाली और जहां वे रहे थे उसी जगह का नाम आविन्यो है और उसी का उन्होंने वर्णन किया। वही चैप्टर पाठ 9 है आपका। तो ला शत्रुज क्या था? आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा। तो ला शत्रुज क्या था? तो ला शत्रुज ईसाई मठ है, मंदिर जिसको ईसाइयों का कहते हैं। पिकासो की विख्यात कृति का क्या नाम है? तो पिकासो लेखक रहते हैं और उनका जो विख्यात कृति का नाम है द मादामोजेल दाविन्यो, है ना। याद रखिएगा, पिकासो की विख्यात कृति का क्या नाम है? तो द मादामोजेल द आविन्यो। आगे बढ़ते हैं। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? तो वह क्या साथ लेकर गए थे? अकेले गए थे वो?
तो कुछ पुस्तक ले लिए, टाइपराइटर ले लिए और कुछ टेप्स ले लिए कि मनोरंजन के लिए, गाना वाना सुनने के लिए, है ना। टाइपराइटर ले लिए थे टाइप करने के लिए, किताब लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, छपाई का काम करने के लिए। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? तो आविन्यो। आविन्यो जो है शहर का नाम है जहां गए थे लेखक घूमने के लिए, अशोक वाजपेयी जी, और वह रोन नदी के किनारे बसा था शहर है आविन्यो। आगे बढ़ते हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट कर रहे हैं? कमेंट निकाल। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। चलिए, विल्लव क्या है? हो गया। विल्लव क्या है? कमेंट करते जाइए आप लोग। ठीक है, कमेंट करते जाइए। विल्लव एक छोटा सा गांव है। विल्लव क्या है? एक छोटा सा गांव है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसी प्रश्न को फिर से पूछ दिया गया है कि आविन्यो किस नदी पर स्थित शहर है? तो वो रोन नदी पर स्थित शहर है। प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह। आगे है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे? तो लेखक 10 वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे। आविन्यो कहाँ स्थित रहता है? और निकलेगा क्या? आविन्यो, अच्छा, आविन्यो कहाँ स्थित रहता है? कौन सा देश में? बताइए, कमेंट के माध्यम से आप लोग भी बताइए। आप लोग कमेंट करते रहिए। आविन्यो फ्रांस में स्थित है। कहां स्थित है? फ्रांस में। चलिए, अब जो अगला आपका 10वां पाठ है वो है मछली। और ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित पाठ मछली, और इसमें मछली ही मुख्य चर्चा का जो विषय है इस पाठ में, वो मछली ही है। कि विनोद कुमार शुक्ल कहीं कोई ऑफिस में काम करते हैं और हाट बाजार लगता है, अपने बेटों को साथ ले जाते हैं हाट पर, छोटा मोटा बाजार को हाट कहते हैं, और वहां अपने बेटों को 3 मछली खरीद करके वो दे देते हैं घर में काटने के लिए, बना करके खाने के लिए। उसके बाद उनके बेटों को मछली से प्यार हो जाता है कि इसको हम पालेंगे, रखेंगे, बहुत अच्छी मछली है। मछली का बहुत खूब सुंदर वर्णन होता है। मछली
और उसी में से एक मछली मर जाती है, 2 मछली जिंदा रहता है और वह उनका लेखक का बेटा चाहता है कि मछली को कुएं में डाल देंगे, बड़ा हो जाएगा, उसमें रस्सी बाल्टी के माध्यम से मछली को निकालेंगे, खेलेंगे और फिर पुनः कुआं में डाल देंगे। इस तरह की बातें होती है इस पाठ में। तो आइए, मछली कहानी के लेखक कौन है? आपके सामने लिखा हुआ है विनोद कुमार शुक्ल, है ना। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 3 मछली लाया गया था, जिसमें 2 जिंदा थी और 1 मर गई थी। आगे है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? आप लोग भी कमेंट करके बताइए, है ना। बिल्कुल जवाब देते रहिए, पूरा रिवीजन होगा। कहीं कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जितने लोग भी कमेंट करके आंसर दे रहे हैं उसको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? लेखक का जो छोटा बेटा है संतु, वो मछली लेकर के क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए? नहीं, कुएं में डालने के लिए, कि उसको जो है जब मन होगा हम निकालेंगे, खेल लेंगे और फिर उसको कुआं में डाल देंगे। चलिए, आगे है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? तो लेखक का छोटा बेटा, और उसका नाम क्या था? संतु, है ना। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? भग्गू। क्या नाम था? भग्गू। आगे है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? कहानी में जब मछली कटता है बनने के लिए तो मसाला कौन पीसती है? मां पीस रही थी। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का। चलिए, यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? बताइए। आगे बढ़ें। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो जवाब होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वे एसोसिएट प्रोफेसर थे। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था? संतु अचानक से मछली को लेकर भाग गया था। क्यों? कुआं में डालने के लिए। चलिए, आगे है 11वां पाठ जो है वो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया नौबत खाने में इबादत पाठ है। और इसमें यह जो पाठ है बहुत ही सुंदर, और ये प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां और उससे संबंधित उनके जीवनी
के विषय में वर्णित है। पहला जो प्रश्न है कि अमीरुद्दीन किसका नाम किसका था, आप भी कमेंट करके हमें बताते जाइएगा, है ना। तो अमीरुद्दीन जो नाम था वह बिस्मिल्लाह खां का नाम है, क्योंकि यही इस पाठ के मुख्य करता हैं। रसूलन बाई थी। रसूलन बाई कौन रहती है? तो रसूलन बाई गायिका रहती है। कौन थी? गायिका, गाने वाली। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है ना। किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है तो बताइए, कमेंट करते जाइए, हम कमेंट पर विशेष ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है, मुहर्रम, वेरी गुड। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? अभी पहला प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा था, अमीरुद्दीन। क्या नाम है बिस्मिल्लाह खां का? बचपन का नाम अमीरुद्दीन, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? सुख सुविधा के, सच्चे सुर की, नेमत की, सम्मान की, मुक्ति की। बताइए, सच्चे सुर की, नेमत की, है ना। क्या मांग रहे थे वो? तो सच्चे सुर, अच्छा सुर हो। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना करना, व्रत करना। आगे बढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह खां, बार बार चर्चा कर रहे थे कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किसमें? शहनाई बजाने में, यानी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन रहते हैं? बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां, और उनसे ही, उनकी जीवनी से जुड़ी सारी बातें इस पाठ में की जाती है। देखिए, इसमें कौन कविता नहीं है? आगे हम लोग जो पद्य भाग है उस पर भी बात करेंगे। कविता नहीं है। एक वृक्ष की हत्या कविता है। लौट कर आऊंगा फिर, ये भी कविता है। हमारी नींद बीरेन डंगवाल जी का है, ये भी है। तो कौन नहीं है? नौबत खाने में इबादत गद्य है। सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है किसको? शहनाई को। शाह की उपाधि किसको मिला हुआ है? तो शहनाई को। चलिए, यहां तक किसी को परेशानी है तो बताइए। चलिए, अंतिम पाठ की ओर हम लोग चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति, है ना। शिक्षा और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा रचित है, और उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा और संस्कृति की कल्पना की थी, उन सारी बातों की चर्चा इस पाठ के अंतर्गत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। उन्होंने लिखा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। एक उक्ति है, एक पंक्ति है, एक लाइन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो ये प्रसिद्ध पाठ महात्मा गांधी द्वारा रचित
शिक्षा और संस्कृति पाठ से उद्धृत है, लिया गया है ना। किससे लिया गया है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है? महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है? तो उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। आगे बढ़ते हैं। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 1915 ईस्वी में लौटे थे और अखिल भारत का दौरा उन्होंने किया था, संपूर्ण भारत का दौरा किया था और वास्तविक स्थिति से अवगत हुए थे और स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके उन्होंने भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराने का काम किया था। तो ये आए थे कब वहां से? 1915 ईस्वी में आए थे। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। आगे है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य हृदय की शिक्षा से है। व्यावहारिक शिक्षा नहीं, तकनीकी शिक्षा नहीं, व्यापारिक शिक्षा नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कमेंट आप लोग का देख रहे हैं, कमेंट करते जाइए। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा? हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? बताइए आप लोग। गांधी जी के नजर में सबसे उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो वो है आध्यात्म की शिक्षा, है ना। कौन सा शिक्षा है? आध्यात्मिक शिक्षा। बताइए आप लोग कमेंट करके। यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं। सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी बाबुओं को
क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। जुड़ने के लिए, सीखने के लिए। आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे देख सकें, जुड़ सकें। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।